मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति मोइजू ने गले लगाकर किया स्वागत। आज दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत, कई महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी की तेज। रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी किए गए नियुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ा एक और कीर्तिमान। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4078 दिन पूरे करने वाले पंडित नेहरू के बाद बने दूसरे PM। मॉनसून सत्र का 5वां दिन। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तो राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा। स्कूल की छत गिरने से 5 बच्चों की गई जान, करीब 20 घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। लेकिन समाचार विस्तार से। बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के बारे में। ब्रिटेन की सफल यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। PM के अभिनंदन में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। PM के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। PM ने सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हुए मालदीव यात्रा पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत और कई मायनों से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये दौरा, उत्साह साफ दिखाई दे रहा है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और वहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा कई मायनों से महत्वपूर्ण है। इससे द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। यह राजकीय दौरा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर हो रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ PM मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। PM मोदी का दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के मुद्दों पर बातचीत और करार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोइजू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। इस अवसर पर PM मोदी मालदीव को एक विशेष उपहार देंगे, जिसका नाम है भीष्म क्यूब्स। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है। तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्टेज का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल। और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है, ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी फिल्म दे देता है, जिससे आप क्या तकलीफ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जिसमें दो प्रोब लगे हैं जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए
बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 kg 200 किलो तक के खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फर्ज कीजिए, और 10 किलोमीटर तक इसकी एक 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। मालदीव में आधारभूत विकास के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजधानी माले तो थिलाफुशी द्वीप से जुड़ेगा। 6.7 किलोमीटर लंबा ये पुल मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा और ये मिसाल है भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मालदीव का पर्यटन उद्योग सी प्लेन पर फलता फूलता है और भारतीय इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो आपके लिए लेकर आए हैं ये विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त माले में हूँ और मेरे ठीक पीछे है ये सी प्लेन। ये है ट्रांस मालदीवियन एयरवेज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सी प्लेन कंपनी है जिसके पास अपने 65 जहाज़ हैं। सी प्लेन का मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उससे भी बढ़कर जो भारतीय यहाँ पर हैं वो इस कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, यानी कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। हवा में उड़ते माले का विहंगम दृश्य और हिंद महासागर के बदलते रंग देखना, यह अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। क्रिस्टल जैसी साफ कोरल की चट्टानें नीचे एक जीवंत दुनिया की झलक देती हैं। भारत की मौजूदगी मालदीव के आर्थिक विकास में सर्वत्र दिखती है, जिसकी एक झलक यहां आसमान से भी साफ दिखाई पड़ती है। यह है भारत द्वारा बनाया जा रहा मालदीव का सबसे लंबा पुल, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई को प्रदर्शित कर रहा है। सी प्लेन की उड़ान में हम ठीक उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से हम आपको दिखा सकते हैं गर्व के साथ वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। 6.7 किलोमीटर लंबा यह पुल यकीनन भारत और मालदीव की दोस्ती में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि ये है मालदीव का सबसे लंबा पुल। 2021 सितंबर में शुरू हुआ यह पुल बनकर खत्म होगा अगले साल सितंबर में, यानी कि 2026 में। सी प्लेन संचालन में भारतीय पेशेवर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो पायलट हो या टॉप मैनेजमेंट। इंडियंस का काफ़ी अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हमारी कंपनी में भी काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे इंडियन काम कर रहे हैं, और बाकी दूसरी ऑपरेशंस की पोजीशंस पे भी हमारे यहाँ काफ़ी इंडियंस हैं। इस द्वीपीय देश में सी प्लेन परिवहन का सबसे पसंदीदा माध्यम है, और इसकी हर उड़ान एक नया रोमांच पैदा करती है। मालदीव के टूरिज्म में सी प्लेन इंडस्ट्री का अहम योगदान है। ये कन्वीनियंट है, वक्त बचाता है, और साथ ही आपको एडवेंचर भी देता है। तो अगर आप मालदीव में हैं तो आप सी प्लेन का ज़रूर मज़ा लेंगे, और इसके साथ ही ये बात भी जानकर आपको खुशी होगी कि इस इंडस्ट्री में भारतीय अहम योगदान निभा रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे और शिवा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माले हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी और उत्साह से स्वागत किया। झंडे लहराते और नारे लगाते हुए समुदाय के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। डीडी न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्रा ने प्रवासी भारतीयों से बात की। भारतवर्ष के लोग जो मालदीव्स में रहते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके का उत्साह है उनके बीच में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बात तो किसी भी फॉरेन लैंड में इंडियन फ्लैग देखना ही अपने आप में बड़े गर्व की बात है। इंडियन फ्लैग देखते ही लगता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही
बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सर को हमने कभी, मोदी जी को हमने सिर्फ टीवी पे देखा है, प्रिंट मीडिया में कभी देखा है, बट इतने पास से करीब से ये एक एक सपना ही है। एंड मोदी जी का मालदीव में स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतने करीब से देखा, हम लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे एक सपना हमने कभी शायद सोचा होगा वो सच हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी फॉरेन लैंड पे हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने करीब से देखें। उनका ये एनर्जी देख के हम लोगों को बहुत गर्वशाली पर महसूस हो रहा है कि आज हम लोगों को शब्द बयां करने के लिए कुछ है ही नहीं। मोदी जी का ये कंधे पे हाथ रखना हमारे लिए बहुत गर्वशाली बात है। मैम, सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी जी हमसे हैंड शेक करेंगे, हमसे मिलेंगे, बट अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है मैडम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खासकर कि मालदीव और भारत की दोस्ती आज से नहीं कई सालों से है। It is a big moment for Maldives that Indian Prime Minister has come to celebrate their Independence Day with them. And Indian Prime Minister अभी एक ग्लोबल लीडर हैं, तो भारत के 140 करोड़ लोगों के नहीं आई थिंक, बट ही हैज़ बीन अ लीडर फॉर नाउ मोर देन 11 years. ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री हैज़ एवर गॉट। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक ना भूलने वाला क्षण है। तो भारत माता की जय है, भारत माता के जयकार लग रहे हैं और ये दूसरे देश की धरती पर हो रहा है। जाहिर सी बात है, ना सिर्फ इंडियन डायस्पोरा के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक ये बहुत सौभाग्य की बात है। कैमरा पर्सन एन एस शिवा कुमार के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, माले, मालदीव्स। और हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ अब सीधे जुड़ रही हैं। श्यामा, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री का मालदीव दौरा किस मायने में भारत मालदीव संबंधों के लिए एक नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है? बिल्कुल रमा, हम जब हाई कमिश्नर से बात कर रहे थे, हम जब यहाँ आए थे और हमने एक बात की कि 60 साल भारत और मालदीव्स के रिश्तों का हो चुका है। ना सिर्फ स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा कल मालदीव्स का, बल्कि भारत और मालदीव्स के 60 साल की एक वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। और साथ ही ये भी एक बात है कि 60 साल तो पूरे हमने कर ही लिए, लेकिन अब एक नया आयाम हम यहाँ पर, नया अध्याय हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री आप देख चुके हैं, वहाँ यहाँ उनका आगमन हुआ। एयरपोर्ट के साथ साथ जो कुरुम्बा विलेज है, जो एक आइलैंड है, वहाँ पर वो गए और दोनों ही जगहों पर जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने एक बहुत भव्य और बहुत गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। साथ ही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का मालदीवियन जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपने एक पारंपरिक जो डांस है उसके साथ में स्वागत किया। अब जो कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का वो रिपब्लिक स्क्वायर करके यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे, उन्हें साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा, एक वेलकम जो ऑफिशियल वेलकम होगा वो होगा। उसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है प्रधानमंत्री जो मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, उनके साथ में एक वॉक करेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफिस तक और साथ ही एक मीटिंग भी होगी जो क्लोज डोर होगी। हम जाहिर सी बात है, ये बात सभी जानते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन के समय में ये एक जो प्रधानमंत्री का दौरा है काफ़ी अहम है और इसलिए भी अहम है क्योंकि ना सिर्फ ग्लोबल साउथ, ना कि सिर्फ एशिया, बल्कि पूरा विश्व इस दौरे पर निगाहें लगा के बैठा हुआ है। पूरा विश्व इसे बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री 2 देश के दौरे पर हैं इस बार और FTA की साइनिंग तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन मालदीव्स में क्या बात निकल के आता है इसके ऊपर सबकी निगाहें होंगी। आज तो में हम कई सारे बातों पर चर्चा करेंगे। क्लाइमेट को लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले लीजिए, पीपल टू पीपल टाइज ले लीजिए, ये सभी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा कल जो है काफ़ी अहम दिन होगा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो मालदीव्स का 60 साल के स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशंस हैं उसमें वो सहभाग करेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और हम जानते हैं कि मालदीव्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं और वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में वो सम्मिलित होंगे। काफ़ी बड़ा मौका भारतीयों के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं और साथ ही मालदीव्स के लिए भी होगा। तो एक एक्शन पैक्ड जो दौरा है वो होगा प्रधानमंत्री का और इसी के साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रवासी भारतीय जो रह रहे हैं कई सालों से, कई दशकों से, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वो अपनी बातें प्रधानमंत्री को रख चुके हैं जब वो एयरपोर्ट पे या जब वो
कुरुम्बा विलेज में मिले। और ये भी बातें हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो पीपल टू पीपल टाइज़ है या जो यहाँ पर भारतीय रह रहे हैं उनकी तरफ से जो बातें हैं वो भी मालदीव्स को बताई जाएंगी। तो एक ओवरऑल ना सिर्फ ये कल्चरल एक्सचेंज है, ना सिर्फ ये इमोशनल जी, बल्कि ये बायलैटरली और पूरे विश्व के लिए काफ़ी अहम दौरा है। बिल्कुल, काफ़ी अहम दौरा है कई मायनों में और पूरे विश्व की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से व्यापारियों समेत आम लोगों को बड़े फायदे होंगे। और ऐतिहासिक कि ये समझौता कहा जा रहा है क्योंकि बाजार पहुंच बढ़ने के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी, टैरिफ कम होगा और रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। सबसे पहले अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए वैश्विक बाजार का द्वार खुलेगा और कई मायनों में ये अहम है। व्यापार शुल्क खत्म होने से भारतीय किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ब्रिटिश बाज़ार में आसान पहुंच होगी और ब्रिटिश बाज़ार में अपनी उपज बेचने के लिए अधिक अवसरों का लाभ मिलेगा। भारत के डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफ़ी, मसाले, मांस, फल, सब्जियों को ब्रिटिश बाज़ार में आसान पहुंच मिलेगी। डेयरी उत्पादों, सब्जियों, सेब, खाद्य तेलों, जौ आदि भारतीय उत्पादकों के हितों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही निर्यात पर सुरक्षा शुल्क शून्य होने से भारतीय कृषि क्षेत्र को इससे लाभ होगा। इसके तहत पारंपरिक ज्ञान, खास तौर से आनुवंशिक संसाधनों के लिए पेटेंट प्रक्रिया को मान्यता देने से भी किसानों को काफ़ी लाभ होगा। वहीं वैश्विक मंच पर भारतीय मछुआरे भी सशक्त बनेंगे। कैसे बनेंगे बताते हैं आपको। भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही भारत में वैश्विक मछली उत्पादन का 7.96% हिस्सा जो है, भारत में 2 करोड़ 80 लाख लोग मत्स्य पालन और जलीय कृषि से जुड़े हुए हैं। और ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो मत्स्य पालन का $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार, इस बाजार से भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक सीधे लाभान्वित होंगे। झींगा और अन्य समुद्री खाद्य उत्पादकों को भी इससे सीधा फायदा होगा और बढ़ी हुई बाजार पहुंच से निर्यात में बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा लाभ कई प्रदेशों को, जिनमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, ओडिशा है और महाराष्ट्र के मछुआरों को मिलेगा। इसके साथ ही इससे भारत का मत्स्य निर्यात है वो भी मजबूत होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसका स्वागत किया है और तमाम क्षेत्र हैं, तमाम राज्य हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यूके के साथ FTA समझौते को लेकर खुशी जाहिर करते हुए इसे चाय उद्योग और निर्यातकों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता वैश्विक कृषि व्यापार में भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है। उन्होंने कहा वर्तमान में भारत के कुल चाय निर्यात में ब्रिटेन का योगदान लगभग 5.6% है। FTA की बदौलत इस आंकड़े में उल्लेखनीय वृद्धि होने के आसार हैं, जिसका सबसे अधिक फायदा असम को होगा। तो तमाम क्षेत्र हैं जिनमें फ़ायदा होगा और ऐतिहासिक ये समझौता बताया जा रहा है। और हमारे साथ इस पर ख़ास
मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अभिजीत दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। ऐतिहासिक समझौता है और सबसे बड़ी इसमें बात है कि दोनों ही देशों के जो उत्पाद है उनकी बाजार में पहुंच। अगर भारत की बात करते हैं, भारत के जो उत्पाद हैं 99% ऐसे उत्पाद हैं जिन पर ड्यूटी फ्री जिन्हें कहा जा रहा है, जिनकी वहाँ के बाजार में पहुँच हो रही है। और जो ब्रिटेन का आयात है वो भी 15% से 3% तक। इससे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें फ़ायदा होगा, उनके उत्पादकों को फ़ायदा होगा और तमाम जो चीज़ें हैं दोनों ही देशों के लिए सस्ती होंगी? सर्वप्रथम बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस पर हस्ताक्षर हुआ है, ये दोनों भारत एवं यूके के लिए म्यूचुअल बेनिफिट का एग्रीमेंट है। इसमें यदि इंडिया के नज़र से देखें तब हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काफ़ी स्कोप है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग हुआ, लेदर हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सेक्टर्स में अवश्य यूके की बाजार में हमारी पहुंच बढ़ेगी। काफ़ी हद तक ये जो अवसर ये एफटीए प्रदान करेगा उसका लाभ हमारे व्यापार को मिलेगा। इसके अलावा मत्स्य क्षेत्र में, जैसे आपने कहा, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, श्रिम्प है, इन सब के एक्सपोर्ट्स में अवश्य बढ़ोतरी होगी। जहां तक यूके का सवाल है, 2-3 क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे यूके की एक्सपोर्ट्स भारत में अवश्य बढ़ेगी। एक तो है वाइन्स एंड विस्कीज, दूसरा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। कारें में देखा जाएगा तो अवश्य कुछ हमारे देश में इंपोर्ट्स बढ़ेगा। फिर जो कुछ कंज्यूमर गुड जैसे चॉकलेट हुए, इन सब पदार्थों पर हमें ये काफ़ी संभावना है कि जो आयात होगा यूके से इंडिया में वो बढ़ेगा। लेकिन गुड्स के अलावा जो सर्विस क्षेत्र है वो एक क्षेत्र है जहां पर हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे मोबिलिटी के वजह से। फिर यूके ने काफ़ी सर्विस सेक्टर्स में उदारीकरण की घोषणा की है। लिबरलाइजेशन के वजह से हमारी बाजार में पहुंच और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे उत्पाद यूके में ज़्यादा सेल होंगे और साथ में अपने इंडिया के मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर्स को यूके के गुड्स कम दरों पर अब मिलने की संभावना होगी। बिल्कुल। सर्विस और इनोवेशन सेक्टर में इसे बता रहे हैं कि काफ़ी इस पर असर होगा और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि पेशेवरों की जो आवाजाही है वो अब काफ़ी आसान हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। पेशेवरों की आवाजाही को आसान करने के अलग अलग चैनल्स हैं इस समझौते में। जो सर्वप्रथम ये है कि यूके ने कमिट किया है फैसिलिटेट करने के लिए, आवाजाही फैसिलिटेट करने के लिए इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज हुए या इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हुए या बिजनेस विजिटर्स हुए या कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स हुए, इन सब के आवाजाही में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा यूके ने 1800 एडिशनल वीज़ा कमिट किया है। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अवश्य इससे कुछ हद तक आवाजाही में बढ़ोतरी होगी। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें सहमति हुई है वो ये है कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पे सहमति हुई है। यह सहमति हुई है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस दिन से लागू होगा उस समय तक ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू हो जाएगा। और इस डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत यदि कोई इंडियन सर्विस प्रोफेशनल यूके जाता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तब उसे केवल इंडिया में अपना सोशल सर्विस कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, यूके में नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते कि वो यूके में 3 साल से कम समय तक रहता है। ये काफ़ी समय से इंडिया की पुरजोर डिमांड थी निगोसिएशन में, जिस पे सहमति हो पाई है। और यह उम्मीद की जाती है कि करीब 70 से 75 हज़ार जो सर्विस प्रोफेशनल्स हैं उनको इससे लाभ पहुंचेगा।
बिल्कुल, उनको इससे बड़ा लाभ पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोहरा अंशदान जिसकी आप बात बता रहे हैं, इसमें जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं वो वहां पर बड़ी आसान हो जाएंगी। इसके साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे समझौते से भारत का जो मेक इन इंडिया मिशन है उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। जो मेक इन इंडिया मिशन है वो उसको बूस्ट इस तरह से मिलेगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो निर्यात होंगे यूके में, उससे बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं दो बात कहना चाहूँगा जो मुझे ज़रूरी लगते हैं जी। इस पूरे अग्रीमेंट में मुझे कहीं नहीं दिखा जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा था, कार्बन टैक्स का जो यूके लगाएगा। यदि इस मुद्दे पर सहमति नहीं हो पाती है तब यह आशंका अवश्य जाहिर किया है कुछ लोगों ने कि यदि यूके ये कार्बन टैक्स लगाता है तो इससे जो अपॉर्चुनिटीज बनेंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, उन अपॉर्चुनिटीज में कुछ कमी आ जाएगी। एक ये है। और दूसरा क्षेत्र जहां पे मेक इन इंडिया में कुछ हद तक थोड़ी सीमाएं आ सकती हैं वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है। हमने गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कुछ शर्तों के तहत अपना बाजार यूके के लिए खोला है और अब तक ये बाजार अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स तक ही ज्यादा तक सीमित था। वो सरकार पे निर्भर करता था। यदि सरकार चाहती तब खोल सकती थी, लेकिन अब हम लोगों ने यूके के लिए कुछ शर्तों के तहत खोला है। तो इससे देखना होगा कि मेक इन इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल अभिजीत जी, जिस तरह की आपने एक जो है थोड़ी सी जिसे कह सकते हैं कि भविष्य की एक चिंता जताई है, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों में ये भी समझौता हुआ है कि एक दूसरे की जो पॉलिटिकल संवेदनशीलताएं हैं और जो प्रोफेशनल संवेदनशीलताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, तो इससे उम्मीद जो है बढ़ जाती है। उम्मीद बढ़ती है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि दोनों देश अपने हितों की रक्षा करने के लिए, खासकर व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए 1 इंच भी कंसीड नहीं करेंगे। तो यदि हमें कुछ चाहिए होगा उनसे, तब हमें उसके एवज में कुछ उन्हें अवश्य देना पड़ेगा। तो ये सब तो बहुत ही हार्ड टफ निगोशिएशंस में उलझ जाएगा मामला। लेकिन ठीक है, बढ़िया माहौल बना है। अब देखना चाहिए कि ये जो बढ़िया माहौल है, इस माहौल का लाभ अपने व्यापार उद्योग के लोग किस हद तक ले पाते हैं। मुझे तो मैं बहुत आशान्वित ये माहौल अच्छा इसलिए भी कहा जा रहा है, इसलिए भी जो है सुखद लग रहा है क्योंकि जिस तरह से एक व्यापारिक वैश्विक पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, जिस तरह से वो वॉलेटाइल है, जिस तरह से टैरिफ वार की बातें आ रही हैं, उसको देखते हुए दोनों देशों के हित जो हैं किस तरह से सधते हुए इससे दिखाई दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आज के विश्व में जहां पर उथल पुथल है राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर के वजह से, इंडिया और यूके ने यह साबित कर दिया है कि दो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इकट्ठा आ सकती हैं और आपस में व्यापार कर सकती हैं एक नीति नियम बेस्ड सिस्टम के तहत, और पावर बेस्ड सिस्टम नहीं, रूल्स बेस्ड सिस्टम। ये बहुत बड़ा संकेत है पूरे विश्व के लिए, जो केवल इंडिया तक सीमित नहीं है। यह संकेत और देशों को भी जाएगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये इंडिया यूके एफटीए के सिग्नेचर के बाद इंडिया ईयू एफटीए में भी आगे जल्दी वृद्धि होगी और जो भी यूरोपियन यूनियन ने कुछ मुद्दों पर बहुत ही हार्ड पोजीशन लिया है, यूरोपियन यूनियन अब उसमें कुछ हद तक लचीलापन नजर आना चाहिए। बिल्कुल, सेक्टर वाइज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो कृषि क्षेत्र है उसको विशेष रूप से इसमें फ़ायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि जो भारतीय उत्पाद हैं उनको एक बड़ा वैश्विक मंच मिलेगा और जो टेक्निकल दिक्कतें थीं उनमें जो है काफ़ी हद तक उन पर काबू पाए जाने की जो कवायद है वो इसमें की गई है। आपने जो कहा अवश्य ये
इसकी संभावना है। और जो तटकर शून्य होंगे हमारे एग्रीकल्चर कृषि के उत्पाद पर, उससे अवश्य काफी संभावनाएं आएंगी। लेकिन जिस प्रकार मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में कार्बन टैक्स इन संभावनाओं को थोड़ी सीमित कर सकती हैं, उसी प्रकार से जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको टेक्निकल टर्म्स में सैनिटरी फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं, हमारे कृषि क्षेत्र के व्यापारियों को उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें सरकार की भूमि अहम हो सकती है। यदि सरकार अपनी तरफ से कुछ मदद दे इन अपने एग्रीकल्चर कृषि एक्सपोर्टर्स को, तब ये जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट मापदंड हैं, उन मापदंड तक आ पाएंगे और यूके के बाजार का लाभ उठा पाएंगे। साथ में एक और मुद्दा है कृषि से जुड़ा हुआ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। कुछ पदार्थ हैं जैसे दार्जिलिंग टी हुआ, बनारसी साड़ी हुई, जिनकी जो रेप्यूटेशन है, क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है, वो इससे जुड़ा हुआ है कि वो पदार्थ, वो प्रोडक्ट कहाँ पे उत्पाद होता है। उसमें दोनों देशों ने कुछ एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म जैसा तय किया है। और इंडिया में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स हैं जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से जो लाभान्वित होते हैं, जैसे तमाम किस्म के आम हैं, तरह तरह के चाय है, दार्जिलिंग चाय हो गई, नीलगिरी टी, असम टी, फिर मसाले तरह तरह के हैं जी। तो ये जीआई टैग का यदि यूके में भी रिकग्निशन मिल जाता है, तब ये नीश मार्केटिंग कर सकते हैं हम लोग अपने जीआई प्रोडक्ट्स का यूके में। तो इसका लाभ अपने देश के किसानों को मिलेगा। और जो लघु उद्योग हैं वो भी काफी जीआई प्रोडक्ट्स के उत्पाद से जुड़े हुए हैं, तो लघु उद्योग को भी होने की संभावना है। बिल्कुल, और एक बेहतर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर भी मिलेगा उससे भी, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं या फिर एक ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी की बात करते हैं, उसको भी एक सही रास्ता आगे मिलेगा। बिल्कुल सही है। ये जो जब भी बाजार खुलते हैं तब कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, और उस कॉम्पिटिटिव माहौल में सब कोशिश करेंगे कि अपने कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, उससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल होगा इस पूरे एफटीए का, बशर्ते कि हमारे प्रोड्यूसर्स खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनने की राह पर मजबूत कदम उठाते हैं। नहीं, यदि वो इंपोर्ट कंपटीशन नहीं फेस कर पाएंगे तब फिर कुछ मुश्किलात आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो इस बात की भी हैं कि जो इनोवेशन का या जो टेक का आदान प्रदान होगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक मिलेगा, तो उससे जो स्किल्ड फोर्स है या किसी भी उत्पाद की, वस्तु की या व्यक्ति की, उसमें भी बढ़ोतरी होने की, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एक एक्सपीरियंस का भी मौका मिलेगा और तमाम संभावनाएं इसमें बनती जा रही हैं। प्रोफेसर अभिजीत, बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मिड प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। इस तरह से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। जीत है, जीत है, जीत है, एक सूर्य उगाना है। जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। सत्ता नहीं बल्कि सेवा का ऐतिहासिक कार्यकाल अब कीर्तिमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जुड़ गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है और वे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। वे 1947 के बाद पैदा हुए गैर हिंदी भाषी राज्य से सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थी, जबकि मोदी 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर रहे हैं। राज्य केंद्र में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर लंबे कार्यकाल के रूप में पीएम मोदी की उपलब्धि मील का एक पत्थर है। पीएम मोदी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। संसद में चल रहे मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी दोनों सदन में लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष की ओर से नारेबाजी होने लगी और इस पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और कहा कि पिछले कई दिन से विपक्ष लगातार शोर कर रहा है। अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर पक्ष और विपक्ष आपस में बात करें। स्पीकर ने कहा कि सदन में विपक्ष को असहमति जताने का हक है, लेकिन संसदीय परंपरा के तहत बहरहाल लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। सदन में अव्यवस्था के कारण कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इस बैठक में कई पार्टियों के सांसद शामिल हुए, जिसमें सोमवार से लोकसभा की कार्रवाई नियमित तरीके से चलाने पर सहमति बनी है। 21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र लगातार हंगामे के चलते एक भी दिन सुचारू रूप से नहीं चल सका है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने के बाद पहली बार चुनकर आने वाले सांसदों के मन में बहुत निराशा का भाव देखा जा रहा है। एक ऐसे ही सांसद हैं हजारीबाग झारखंड से मनीष जायसवाल, जिन्होंने डीडी न्यूज़ के साथ प्रतिक्रिया देते हुए संसद नहीं चलने पर निराशा जताई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने मनीष जायसवाल से खास बातचीत की। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के सांसद
हजारीबाग से मनीष जायसवाल साहब हमारे साथ हैं। मनीष जी, संसद नहीं चल रहा है और वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए हैं उनके मन में कितनी पीड़ा हो रही है कि वो सदन में सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगा था सहारा इंडिया के पेमेंट को लेकर के, जो सहारा के जो पैसे लोगों ने जमा किए उसके रिपेमेंट को लेकर के। पूरा देश के लोगों को आशा है कि सरकार का जवाब इस पर मालूम चले, लेकिन कुछ भी नहीं। ये जो जिस बात पे जिद है उस पर जरा गौर करने का कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का सरकार जवाब दे। सरकार ने टाइम फिक्स किया हुआ है। बिहार में का जो इलेक्ट्रल रिवीजन का जो ये लोग बात कर रहे हैं, तो जो मरे हुए लोग हैं जिनका नाम दोबारा आया हुआ है, जो डाउटफुल लोग हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वोट का रिगिंग है, और ये भी एक प्रकार से बोगस वोट ही है। जो मरे हुए लोगों का क्या काम है वोटर लिस्ट में? नाम रहना ही नहीं चाहिए उनका, और उसके नाम को हटाने पर भी यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। तो ये तो राजनीति है, लोगों को दिखाने के लिए कि साहब देखिए हम आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि देश का महत्वपूर्ण समय, विकास का महत्वपूर्ण समय, पब्लिक का महत्वपूर्ण समय जो है खराब हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मनीष जायसवाल जो बीजेपी के हजारीबाग से सांसद हैं, उनका कहना है कि सियासत भले विपक्ष करें लेकिन देश का जो कीमती समय है वो बर्बाद न करें। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो मानसून सत्र का 5वां दिन जो कि सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है और कई नए सांसद हैं जिनमें निराशा है। आगे बढ़ेंगे, बिहार की बात करेंगे। बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक संग्राम जारी है। आज मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले एसआईआर को लेकर इंडी गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव बेकार में इसे मुद्दा बना रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह से खास बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी को ढंग के मुद्दे उठाने की सलाह दी। सर, एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष ना तो संसद चलने दे रहा है और बिहार में भी हंगामा हो रहा है। देखिए, विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं, वरना कोई मुद्दा नहीं है। हमने पहले ही कहा है कि फर्जी मतदाता जो भी हैं उनका नाम कट जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जेन्युइन मतदाता का नाम न कटे। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में वोटों की चोरी हुई है, और चुनाव आयोग का ये कहना है कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने कोई शिकायत कराई और ना ही किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराई, वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश है बिहार चुनाव को देख करके, वरना ठीक ही कहा, अगर पहले से अब बात रहती दूसरे स्टेट के मामला में तो वहाँ उठाना चाहिए था। तो ये हमारे साथ थे उपेंद्र कुशवाहा जो बता रहे थे कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो विपक्षी दल नाहक ही उठा रहे हैं, और इसके साथ साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के इस आरोप पर भी बात करी कि अगर कर्नाटक में वोटों की चोरी हुई थी तो वहां पर शिकायत क्यों नहीं कराई गई। कैमरामैन विक्की के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इससे पहले कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी करने देने के हमारे पास 100% सबूत हैं। अगर आयोग ये सोचता है कि वो इससे बच जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। हम उनके पास आएंगे। हालांकि राहुल के इस आरोप को चुनाव आयोग ने गैर जरूरी धमकी बताते हुए आधारहीन करार दिया है और तथ्यों के साथ जवाब दिया। आयोग ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मिली 10 चुनाव याचिकाओं में से एक भी याचिका ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी के किसी भी हारे हुए उम्मीदवार की तरफ से जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 80 में उपलब्ध वैध अधिकार के तहत दाखिल की गई हो। कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि मतदाता सूचियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार की जाती हैं और उनकी कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाती हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता फर्जी वोटरों के सहारे ही सत्ता में काबिज रहे हैं, इसीलिए उन वोटों को हटाने पर उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हमारे साथ हैं। कैसे एसआईआर को लेकर बिहार विधानसभा से संसद तक हंगामा चल रहा है, कैसे देखते हैं? जो लोग
लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो अपनी आवाज़ के आधार पर लोकतंत्र की जड़ को कमज़ोर कर रहे हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला है वो संविधान के अनुकूल है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल है। संविधान का प्रावधान है कि जो इस देश का नागरिक होगा वही इस देश में मतदान का अधिकार पाएगा। अब चुनाव आयोग ने कहा कि 4 कंडीशन लगा। उन्होंने कहा कि भाई जो इस देश के नागरिक हैं वो नागरिकता प्रमाण पत्र दें कि नागरिक हैं हम। चुनाव आयोग ने कहा कि जो मृत हो चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, उसको स्क्रूटनाइज कीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि जो इस देश को छोड़ के अस्थायी तौर पर विदेश में जाकर रह रहे हैं उनको वोटर नहीं होना चाहिए। जो चुनाव आयोग ने कहा कि जो 2 जगह से मतदान कर रहे हैं, उनका नाम 2 वोट जगह से मतदाता सूची में है, उनको ऑप्शन चुनना है कि कहाँ हम मतदाता रहेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि जो मृत हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो कौन सा काम है इसमें जो चुनाव आयोग ने संविधान के विपरीत काम किया और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया? कह रहे हैं कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव पहले ही मान के चल रहे हैं, उनको जाली काम करते हैं। उनके पिताजी माताजी भी यही जालसाजी करके चुनाव जीतते थे। तो लगता है कि मतलब जो फर्जी वोट पर अंकुश लगाने की तैयारी है फर्जी वोट पर अंकुश लगा के चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने का काम किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव आयोग ने फर्जी वोटरों पर लगाम कसने का, शिकंजा कसने का काम किया है, जिससे विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और इस पूरे मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे समझना चाहेंगे विपक्षी दलों को परेशानी क्या है पारदर्शी तरीके से अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है? देखिए, विपक्ष के अलग मुद्दे हैं। वो कह रहा है कि इसमें उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, अल्पसंख्यक हैं। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है। वहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि जो SIR की जो प्रक्रिया है उसमें इस तरीके का कोई भी आरोप अगर उनके पास है तो वो उन्हें बताएं और इस पर तुरंत कार्रवाई या किसी भी तरीके का कोई भी अगर है तो उस पर एक्ट करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने कल भी एक अपना प्रेस रिलीज़ के माध्यम से एक प्रेस नोट में कहा था कि कोई भी मतदाता ना छूटे, ये उनका मूल लक्ष्य है। और कोई भी मतदाता हो, इसके लिए चुनाव आयोग का साफ कहना है कि संविधान की 326 अनुच्छेद ये साफ कहता है कि आप देश का मतदाता वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो चुनाव आयोग कहता है कि इन 2 कंडीशंस को पूरा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, अगर 18 वर्ष का नहीं है तो चुनाव आयोग उसे बिल्कुल शामिल नहीं कर सकता, और अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो भी उसे शामिल नहीं कर सकता। इसके लिए जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, जो तमाम बिंदु हैं, 11 बिंदु उन्होंने रखे कि इसके आधार पर आप अपने आप को जुड़वा सकते हैं। और SIR की जो इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है 2003 में भी हुई थी और बिहार में भी हुई थी। तो ऐसे में तब ये हुई थी, तब तो ऐसा नहीं कहा गया कि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग इंटेंसिव रिवीजन कराने का एक और संविधान का अनुच्छेद है, वो 324 के तहत है। यानी कि आयोग बार बार ये कह रहा है कि वो संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों के अनुसार ही कार्य कर रहा है, यानी कि संविधान अनुरूप काम कर रहा है। अब जो लोग मृत हैं, जो लोग इलाका छोड़ के चले गए हैं, या जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म ही जमा नहीं किया है, ऐसे लोगों को अगर सूची में उनका नाम नहीं आता है, अब मृत लोगों का नाम कैसे आएगा? तो ये जो तमाम पेचीदियां हैं, इसको लेकर जो सियासत है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ पर हमने देखा है कि संसद में पिछले सोमवार को तो दूसरे मुद्दे पर एडजॉर्नमेंट हुआ था, लेकिन मंगलवार से लगातार SIR के मुद्दे पर एडजॉर्नमेंट हो रहा है, कामकाज नहीं हो पा रहा है, और उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि इसमें सियासत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसी सियासत का जो असर है वो उसका संसद के कामकाज पर भी पड़ा है। हालांकि आज कोशिश की गई है ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से कि कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, और जिस तरीके से सूत्रों की खबरें हैं कि सोमवार से इस बात पर सहमति बनी है कि सोमवार से कामकाज को आगे बढ़ा पाना अब संभव हो पाएगा। हालांकि 3 बजे
संसदीय कार्य मंत्री इसमें एक प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं, तो इस बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। लेकिन कोशिश यही है सरकार की तरफ से और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और डिप्टी चेयरमैन है कि ये डेडलॉक टूटे और कामकाज आगे बढ़े। बिल्कुल ऋषि, जो सियासत है वो इस पर ज़्यादा दिखाई दे रही है और इसी वजह से राहुल गांधी ने कर्नाटक पर जो सवाल उठाए हैं उन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप लगाए गए उस पर भी चुनाव आयोग ने कल शाम को एक प्रेस नोट के माध्यम से साफ कर दिया कि किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास कोई भी शिकायत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुई है, तय समय में भी नहीं हुई है और उसके बाद में भी नहीं हुई है। यानी कि आप शिकायत करेंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे। तो चुनाव आयोग ने कल जिस तरीके से बात की जा रही थी, बार बार कहा गया कि उनके पास कर्नाटक में किसी अमुक विधानसभा क्षेत्र की पूरी सूची है और उसमें वो ब्लैक एंड वाइट रखेंगे, तो इस पर चुनाव आयोग ने कल ही स्पष्टीकरण दिया था और साफ कर दिया था कि इस मामले में कोई भी शिकायत आयोग के सामने नहीं आई है, ना ही वहाँ के निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास, ना ही किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिलाधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं उनके पास, और ना ही चुनाव आयोग के पास। जी बिल्कुल ऋषि, तो ये जो पूरा इंडी गठबंधन का जो जिस तरह से बाधा संसदीय कार्य में भी उत्पन्न करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरह की ये प्रक्रिया देखी जा रही है, मानसून सत्र का 5वां दिन भी ठीक तरह से नहीं चल पाया है, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि आपने बताया है कि आगे भी इस पर काम हो रहा है कि किस तरह से इसे सही तरीके से चलाया जाए। आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के झालावाड़ में पिपलादी गांव के सरकारी स्कूल का भवन ढह गया। स्कूल हादसे में 5 से अधिक बच्चों की जान चली गई है। हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि घायलों का उपचार अकलेरा मनोहर थाना और गंभीर घायलों का इलाज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की मृत्यु और घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को ये पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालावाड़ में स्कूल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएमओ एक्स हैंडल पर पीएम मोदी ने लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ स्थित एक स्कूल में हुआ दर्दनाक हादसा बेहद दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित छात्रों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।